नाइस। तो करते हैं हम आज का डिस्कशन फाइनली चालू। और हम लोगों ने कल प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या प्रोविजन पढ़ ली थी, एक बार मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कल एक तो आईजीएसटी एक्ट से बात शुरुआत की थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आईजीएसटी एक्ट से प्लेस ऑफ सप्लाई चलता है, जिसके अंदर हमारे पास सेक्शन कौन कौन से, सेक्शन 7 है हमारे पास, सेक्शन 8 है हमारे पास, सेक्शन 9, 10, 11 नहीं है सिलेबस में, फिर हमारे पास 12 है पर हमारे पास 13 भी नहीं है। तो हमें 7, 8, 9, 10 और 12, ये 5 सेक्शंस के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई में बात करनी थी। अब याद कीजिए, हम लोगों ने सबसे पहले कल के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि साहब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो हम हमेशा आईजीएसटी चार्ज करते हैं। यही अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो हम क्या चार्ज करते हैं उसके ऊपर, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाता है। तो पॉस में दो जगह हमने पढ़ा था, एक था सेक्शन 7 और एक था सेक्शन 8। एक बात करता है अगर लॉस और पॉस दो अलग अलग स्टेट में है तो सेक्शन 7 अट्रैक्ट होगा, और लॉस और पॉस अगर सेम स्टेट में है तो सेक्शन 8 अट्रैक्ट होगा। अब मैंने कल ये बात आपको बता दी थी जाते जाते कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए हम लोग दो सेक्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के पहले तो, और दूसरा हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई में जो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन शामिल है वो सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ हमारे लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के इंटर स्टेट सप्लाई सिर्फ वो है जब लॉस और पॉस दोनों सेम स्टेट में हो तो इंट्रा, और अलग 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 स्टेट में हो तो इंटर। अब याद करो, कल ही हम लोगों ने ये इंडिया की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली इंडिया किसे माना है। तो हमने 12 नॉटिकल माइल्स तक का टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया डिस्कस किया था, और हमने सेक्शन 9 यहाँ से पढ़ना चालू किया था। मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आपके ऊपर अगर सेक्शन 9 लग रहा है इसका मतलब लॉस और पॉस में से एक चीज पानी में है, और अगर एक चीज पानी में है तो उस केस में फिर आपका जो पानी है उससे नियरेस्ट लैंड बाउंड्री को ही जगह मानी जाए, लोकेशन मानी जाए। तो अगर आप किसी टेरिटोरियल वाटर में अगर कोई सप्लाई कर रहे हो या वहां से कोई सप्लाई कर रहे हो, नियरेस्ट बेस लाइन कहाँ है उसे ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी आपको उसी को आपका लोकेशन मान लिया जाएगा। अब मैंने कल ही एलओएस की डेफिनेशन भी मॉड्यूल से पढ़ाई थी, और वो थिंग आई थिंक आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा। याद करो, इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा, और सेक्शन 10 में मैंने आपको 5 केसेस पढ़ाए थे। कल मैंने आपको इन 5 केसेस के सारे एग्जाम्पल्स घर पे पढ़ने के लिए दिए थे। किसी को डाउट है क्या इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो हमने कल पढ़ने को दिए थे? क्या कोई डाउट है इसमें? 7 एग्जाम्पल थे मॉड्यूल के अंदर सेक्शन 10 के, क्या वो सातों एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैंने आप लोगों के लिए किया है एक इंपॉर्टेंट काम, मैंने बना दिया है सेक्शन 12 का एक टेबल। इस टेबल के अंदर टोटल 3 या 4 पेजेस में पूरा हैंड रिटन नोट्स है, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको मॉड्यूल के 25-30 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपके लिए एक ऐसा हैंड रिटन नोट तैयार कर लिया है, अगर आपने सिर्फ ये पढ़ लिया तो आपको मॉड्यूल के 25-30 पेजेस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टेबल है सेक्शन 12 का। तो अब हम चालू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 12। और सेक्शन नंबर 12 लगता है कहाँ पे? सर्विसेज के लिए। जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का ढूंढेंगे और लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवर इंडिया में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवर इंडिया में है, और अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो हमेशा आपको फॉलो करना है सेक्शन नंबर 12 सर्विसेज के लिए। और इसमें सबसे पहला रूल है जनरल रूल। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनरल रूल कब लगेगा? जब बचे हुए 11 केसेस में आपकी सर्विसेज नहीं आ रही। टोटल मिला के 12 केसेस हैं, जनरल को छोड़ दे तो 11 बचे। इन 11 केसेस में अगर आपकी सर्विसेज नहीं आ रही है तो आपके ऊपर जनरल रूल लगेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बोलूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज के लिए कहीं अलग से गिवन नहीं है, मतलब सीए सर्विसेज किस में आ जाएगी? जनरल रूल के अंदर। रिपेयरिंग के लिए अलग से कुछ भी गिवन नहीं है तो रिपेयरिंग कहाँ आ जाएगी? जनरल रूल के अंदर। अब सवाल क्या है, अगर आप जनरल रूल में आते हैं व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे दो चीजें इसमें आएगी, ये B2B ट्रांजैक्शन है कि B2C है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो क्लाइंट बोलता है साहब मुझे ऑडिट कराना है। मैंने बोला तू कहाँ का है भाई? वो बोलता है मैं राजस्थान का हूँ और मेरे पास राजस्थान का जीएसटी नंबर है। मेरे लिए ये B2B क्लाइंट हो गया, और मुझे इसको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ इंदौर में और जो बंदा सर्विसेज ले रहा है उसकी लोकेशन है राजस्थान।
LOR मतलब लोकेशन ऑफ रिसीवर। अगर रिसीवर राजस्थान में है तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान मानी जाएगी, क्योंकि ये B2B है। पर हाँ, अगर एक क्लाइंट मेरे पास में आया और वो B2C है, मतलब उसके पास कोई GST नंबर नहीं है, तो क्या मेरे पास उसका रिकॉर्ड है? क्या मेरे पास क्या एड्रेस का रिकॉर्ड है? अगर हाँ, तो भी मैं उसी के एड्रेस के रिकॉर्ड को प्लेस ऑफ सप्लाई मानूंगा। अगर मेरे पास एड्रेस भी नहीं है, अब जैसे नॉर्मली CA सर्विसेज में तो एड्रेस होता है, लेकिन अपन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैं जेल रोड की एक दुकान पे गया और मैंने बोला यार मेरा मोबाइल रिपेयर कर दो। उस जेल रोड वाले ने मुझसे ना मेरा एड्रेस लिया, सिर्फ उसने मेरे को मोबाइल रिपेयर करके दे दिया। अब वो अगर मुझे बिल देता है रिपेयरिंग का, तो ऑफकोर्स उसके बाद मेरा एड्रेस तो है ही नहीं और मैं B2C भी हूँ, वो फिर अपनी ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान ले। मतलब वो ये मान लेगा कि जेल रोड पे जहां उसकी दुकान है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसका मतलब पहला तो ये होता है कि हमेशा हम ट्राई करते हैं LOR मिल जाए। B2B में तो मिलेगा ही मिलेगा, B2C में भी मिल सकता है। LOR मिल रहा है तो LOR लेंगे, LOR नहीं मिल रहा है तो LOS लेंगे। पर अगर LOR अवेलेबल है, तब तक हम LOR को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। LOS को सिर्फ तब मानेंगे जब हमारे पास LOR अवेलेबल रिकॉर्ड्स में ना हो। ये है जनरल रूल। बताओ किसी को इसमें आपत्ति है? समझ में आ गया है पक्का? मूविंग टुवर्ड द सेकंड रूल, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज रिगार्डिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो सारी सर्विसेज जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ले रहे हो, दे रहे हो। जैसे इसके एग्जांपल सुन लो आप लोग। इसमें क्या क्या सर्विसेज आ जाएगी? इसमें आ जाएगा आर्किटेक्चर सर्विसेज, इसमें आ जाएगी होटल अकोमोडेशन, इसमें आ जाएगा इंटीरियर डेकोरेशन, इसमें आ जाएगा मैरिज गार्डन, इसमें आ जाएगा सर्वेयर, इसमें आ जाएगा इंजीनियर्स, इसमें आ जाएगा ऑडिटोरियम, इसमें आ जाएगा राइट टू यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब रेंटल्स, इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, इसमें आ जाएंगे प्रॉपर्टी एजेंट। मतलब ऐसी सर्विस जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिना ये सर्विस नहीं हो पाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ली गई सर्विसेज सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो आर्किटेक्ट आ गया, इंटीरियर डेकोरेशन आ गया, या आप होटल जा रहे हो तो किसके लिए जा रहे हो? प्रॉपर्टी इंजॉय करने की। आप अगर मैरिज गार्डन चाहिए तो क्यों साहब? प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। इंजीनियर क्या करता है? प्रॉपर्टी पे सर्विसेज देता है। प्रॉपर्टी एजेंट क्या करता है? प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है। तो जहां भी प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस आ जाएगी, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम जो रूल पढ़ रहे हैं उससे फॉलो होगा। रूल क्या है ये देखो, इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्रॉपर्टी की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नाहटा का ट्रिप उदयपुर गया, तो हम लोगों ने उदयपुर में एक होटल ली, तो उसने हमें वहीं की होटल की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया। तो होटल भी उदयपुर की थी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी उदयपुर का था, तो उसने लोकल GST चार्ज किया, जबकि हम लोग इंदौर से गए थे। तो अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस होती है ना, तो रिसीवर का एड्रेस नहीं देखा जाता है, वहाँ पे देखा जाता है प्रॉपर्टी कहाँ की। We will always look at the location of the property, not at the location of the receiver. पर अगर प्रॉपर्टी बहुत दूर है, नहीं दिख रही सर, पूरे इंडिया में नहीं दिख रही प्रॉपर्टी, लेकिन हाँ रिसीवर इंडिया में है, सप्लायर इंडिया में है, पर प्रॉपर्टी नहीं दिख रही कहाँ है, तो फिर अपन लोकेशन ऑफ सप्लायर रिसीवर ले लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। प्रॉपर्टी इंडिया में है तो ऑलवेज वेयर इज द प्रॉपर्टी, दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इफ प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, ऑलवेज गो फॉर LOR, लोकेशन ऑफ रिसीवर को ही हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। तो दिस इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन इसमें है बहुत ही बेहतरीन बात। पहले हम उस बेहतरीन बात को पढ़ेंगे और फिर उसको मॉड्यूल के एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? प्रॉपर्टी की लोकेशन को हमेशा हमको प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना है अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो आपको लोकेशन ऑफ रिसीवर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली रिसीवर भी इंडिया में, सप्लायर भी इंडिया में, बस प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है। तो हम हमेशा क्या लेंगे? लोकेशन ऑफ रिसीवर ही लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखिएगा। लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट नोट। जो आपको नोट नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है, वो नोट नंबर 1 क्या है वो हम रेफर करते हैं। कहानी कहाँ से चालू होती है सुनना। मान लीजिए मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने 4 अलग अलग स्टेट में प्रॉपर्टी बनाने का डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैं चारों का अमाउंट एक ही कोट कर रहा हूँ। कहानी यहाँ आती है, सर चारों प्रॉपर्टी का अगर अमाउंट अलग अलग होता तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब चारों प्रॉपर्टी का कंसोलिडेट अमाउंट है। अब दो बातें हो सकती है, सर अगर आप अमाउंट एक साथ ले रहे हो, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि कितने % अमाउंट कहाँ का है?
मान लीजिए आप 4 प्रॉपर्टी बना रहे हो, एक उदयपुर में है, एक इंदौर में है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है। क्या इन चारों प्रॉपर्टी का कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ आप डिजाइनिंग का लोगे, वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है? अगर हाँ, तो फिर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, जहां जहां आपका डिजाइन का लिखा हुआ है। कितना कितना लिखा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अगर आपने लिखा है 30% मेरी सर्विसेज दिल्ली की है, प्लेस ऑफ सप्लाई 30% के लिए दिल्ली हो जाएगा। 20% अगर इंदौर है तो 20% इंदौर हो जाएगा। 30% राजस्थान है तो 30% राजस्थान, 20% मुंबई है तो 20। और वो कब? जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। सर, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन है, 4 प्रॉपर्टी पे डिजाइनिंग तैयार करनी है, ओवरऑल अमाउंट में आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, और कुछ भी मेंशन नहीं है। मतलब इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रपोर्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या करें साहब? अब मैं डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ, अब मैं होटल जा रहा हूँ, अब इसके लेके हमारे पास है 3 केसेस। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। पहला केस क्या है, सुनना। मैंने एक होटल प्रॉपर्टी चेन से एक पैकेज लिया। मैंने ताज होटल से एक पैकेज लिया कि मैं इंडिया में ताज होटल की प्रॉपर्टीज में रुकना चाहता हूँ, और मुझे आप बताइए आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ क्या है। उन्होंने बोला सर आप उदयपुर जा सकते हो, आप जयपुर जा सकते हो, आप भोपाल जा सकते हो, आप मुंबई जा सकते हो, आप दिल्ली जा सकते हो, आप केरला जा सकते हो। हमने बोला ठीक है, हमको तुम इन 5 होटल का पैकेज बना के दे दो, कितने पैसे लगेंगे आपको? उसने बोला कि 2 लाख रुपए में आप 10 दिन इन 5 होटल में रुक सकते हो, थोड़े थोड़े दिन। अब सवाल आता है कैसे इसको अलोकेट करें हम इन 5 होटल में, क्योंकि 5 होटल अलग अलग स्टेट में हैं, तो भैया लोकेशन तो 5 हो जाएगी, और वैल्यू एक है, क्योंकि 2 लाख रुपए हमने जो दिए हैं वो सबके मिला के दिए हैं। मतलब हमको इस 2 लाख को बांटना पड़ेगा, और 2 लाख को बांटने के लिए जो रेशियो इन्होंने अपने को बोला है वो है नंबर ऑफ नाइट स्टेज। आपसे ये पूछा है, मतलब होटल ये बताएगा डिपार्टमेंट को कि इस आदमी से तो 2 लाख रुपए मिले हैं, इसमें 3 नाइट्स उसने राजस्थान में बिताई है, 2 नाइट्स उसने गुजरात में बिताई है, 2 नाइट्स उसने बिताई है, 2 नाइट्स उसने मुंबई में बिताई है। तो ऐसे करके टोटल जो पैसा है वो 8 या 9 नाइट्स का है, और उसमें इतना इतना नाइट्स इस स्टेट का है। आपको उस 2 लाख को अलग अलग स्टेट के प्लेस ऑफ सप्लाई में बांटना पड़ेगा, इस रेशियो के अंदर, नंबर ऑफ नाइट स्टेज के अंदर। ये है पहला केस। पर एक मजेदार बात है, ये केस नहीं लग पाएगा अगर आप एक ही प्रॉपर्टी में जाके रुक रहे हो और वो प्रॉपर्टी ही 2 स्टेट में है। जैसे मान लीजिए दिल्ली एनसीआर रीजन में एक प्रॉपर्टी है जिसका आधा हिस्सा दिल्ली में आता है और आधा हिस्सा नोएडा में आता है, एक ही प्रॉपर्टी का। उसका रेस्टोरेंट और उसका जो गार्डन है वो नोएडा में आता है, यूपी में आता है, और उसका जो रूम है वो दिल्ली में आता है, न्यू दिल्ली में आता है। दो साहब, मतलब आपका ये है एक ही होटल प्रॉपर्टी 2 स्टेट में हुई तो फिर क्या होगा? अब मैं एक ही होटल में रुक रहा हूँ, मेरे नाइट स्टेज भी वहाँ पे पक्का इतने हैं, उसे कैसे बांटूं आगे? उसके लिए अभी हमको आंसर नहीं मिला, उसका आंसर अपने को दूसरे केस में। इन पहला केस है होटल अकोमोडेशन अदर देन ए प्रॉपर्टी विच इज सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन। एक ही प्रॉपर्टी 2 स्टेट में लोकेटेड है तो उसका आंसर यहाँ नहीं मिल पाएगा कि नाइट स्टेज तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन एक ही होटल में नाइट स्टे निकले हैं उसको कैसे बांटोगे 2 स्टेट के अंदर? वो अपन देखेंगे आगे। पहले चलते हैं सेकंड केस। ये है सिंपल, चलता हुआ होटल। चलता हुआ होटल मतलब मैं बात कर रहा हूँ हाउस बोट या क्रूज शिप्स की, यहाँ पे आप नाइट स्टेज भी करते हो, दिन भी बिताते हो, और होटल चलता रहता है, मतलब वो रिवर पे चलता रहता है, हाउस बोट है, चलता रहता है, क्रूज। अब सवाल है कि साहब आपने क्रूज लिया जो बॉम्बे से होते हुए गोवा जाता है, और वो क्रूज 5 डेज का है, और आपको 1 लाख रुपए का उसका किराया देना पड़ा। अब मैं इस 1 लाख रुपए को, बॉम्बे से होता हुआ होटल क्रूज जा रहा है, क्रूज जो है वो गोवा जा रहा है, अब मैं कैसे मानूं लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? वो तो मूव प्रॉपर्टी है। इस केस में हम देखते हैं कि उस बोट ने, उस क्रूज ने कितना टाइम कौन से स्टेट में बिताया। अगर वो क्रूज बोलता है कि हम 3 दिन तक मुंबई के नियर रहे और 2 दिन हम गोवा के नियर रहे, तो हम इसे 3:2 में बांट सकते हैं। तो अगर चलता हुआ होटल है तो हमेशा नाइट्स नहीं, टाइम स्पेंड देखा जाता है, इतने आवर्स कहाँ स्पेंड किए, इतना टाइम कहाँ स्पेंड किया, उस रेशियो में हम प्लेस ऑफ सप्लाई को या हमारे अमाउंट को अलग अलग बांटेंगे। ये हो गया सेकंड केस। तीसरा और आखिरी केस है सर, बाकी सब केसेस में क्या होगा? बाकी सब केसेस में क्या होगा मतलब, सर बाकी जितने भी केसेस है, मैरिज गार्डन हो गया, चाहे वो ब्रोकरेज हो गया, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या कोई भी, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो एक ही प्रॉपर्टी 2 स्टेट में है, यहाँ पे मैं कैसे बांटू? मैंने एक होटल में रूम बुक कराया है जिसका आधा पार्ट न्यू दिल्ली में है, आधा पार्ट
यूपी में है। अब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे बांटूं? नाइट से तो एक ही होटल में किया है मैंने, 2 दिन के लिए इसी होटल में रुक रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ? इस केस में हैं एरिया देखो कहाँ कितना है, मतलब प्रॉपर्टी का कितना एरिया दिल्ली में आता है, कितना एरिया यूपी में आता है, उस रेशियो में ये हमारी रूम रेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई 2 जगह बांटा जाएगा। फॉर एग्जांपल उस होटल का 60% एरिया न्यू दिल्ली में, 40% एरिया उसका नोएडा या यूपी में आता है, तो हम जो भी रेंट पे कर रहे हैं उसका 60% दिल्ली की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, 40% नोएडा की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। यस, ये क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर ऑल दी अदर होटल प्रॉपर्टीज, मैरिज गार्डन्स एंड एवरीथिंग। सर होटल तो ऊपर था, वो कौन सा होटल था जो एक ही स्टेट में? अगर एक ही होटल 2 स्टेट में आ जाए, शेयरिंग प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, शेयर स्टेट है, बॉर्डर पे एकदम, कुछ एरिया उसका राजस्थान में, कुछ एरिया उसका गुजरात में, तो अब भैया कैसे पता पड़ेंगे? एरिया फाइंड आउट करो कितना राजस्थान में, कितना, उस रेशियो में हम इसको बांटेंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बताओ समझ में आया सब लोगों को? ये ऑफ कोर्स आप नोट डाउन करेंगे ई नोट्स के थ्रू, मैं इसको लिखने का समय अभी आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको इसके मॉड्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स करवा सकता हूँ, और ये एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 से, क्योंकि हम एग्जाम्पल नंबर 7 तक तो डिस्कस करके आ चुके हैं, हमको पढ़ना है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। आर्यभट्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने चंपक प्राइवेट लिमिटेड को सर्विसेज दी, और ये चंपक प्राइवेट लिमिटेड जो है ये नोएडा का रजिस्टर्ड आदमी है। पहले बताओ सीए सर्विसेज कहाँ आती है? जनरल रूल के अंदर की होटल अकोमोडेशन के अंदर? जल्दी बताओ मॉड्यूल में देख के, जल्दी आपकी कॉपी में देख के बताओ सीए सर्विसेज कहाँ आएगी? ऑफ कोर्स जनरल रूल के अंदर। और अगर ये जनरल रूल के अंदर आएगी, इसका मतलब आपको बी टू बी में लेना है LOR, और बी टू सी में लेना है LOS। दोनों एग्जाम्पल इसी चीज को लेके हैं। एक फर्स्ट केस में LOR है, दूसरे केस में LOR और LOS है, जो भी एड्रेस अवेलेबल वो लेने का है, क्योंकि सेकंड केस में अनरजिस्टर्ड। तो एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 बहुत ही ईजी हो गए, ये बेहतरीन है। ये है हमारा होटल वाला एग्जाम्पल, जिसके लिए मेनली मॉड्यूल मैंने निकाला है। क्या बोला है इसके अंदर कि भैया अगर कोई सर्विसेज है जो कि आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, रियल एस्टेट एजेंट की है, या राइट टू यूज इमोल प्रॉपर्टी है मतलब रेंटिंग है, या कंस्ट्रक्शन वर्क है, या होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, हाउस बोट, वेसल है, या मैरिज गार्डन, कोई भी बैंक्वेट हॉल, कोई भी ऑडिटोरियम, या इस तरह का कोई जगह है। क्या लेते हैं? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लेते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, LOR। यार तो बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं 10, 11, 12, 13, बहुत ही ईजी है। इसके बाद आता है साहब, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, कुछ भी खास इसके अंदर नहीं है। इसके बाद आता है मेन मुद्दा जो मैं भी आपको समझ, कि अगर होटल में आप मल्टीपल स्टेट्स में सर्विसेज ले रहे हो, पहले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया साहब। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी विल यूज नंबर ऑफ नाइट्स फॉर होटल, फॉर ऑल अदर प्रॉपर्टी विल यूज एरिया, and if the hotel is located in, या फिर if it's a running hotel, like the hotel is also moving because it's a houseboat or vessel, then we'll use time spent। तो ये तीनों के एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दिए हुए हैं, जैसे आप पहला एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। डोंड्रिया होटल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप देखोगे तो आपने दिल्ली में 2 नाइट और आगरा में 1 नाइट निकाला है, मतलब आपको नंबर ऑफ नाइट स्टेज के रेशियो में जाना है, 2:1 के रेशियो में जाएगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है जमीन का एरिया है, और 12,000 स्क्वायर फीट एरिया S1 स्टेट में है, और S2 स्टेट में 8,000 स्क्वायर फीट एरिया। एरिया के रेशियो में जाना पड़ेगा, एरिया रेशियो हो जाएगा 12:8। और अगर हाउस बोट है तो टाइम स्पेंड 22 घंटे, आपने एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको लिखेगा 22 घंटे केरला में और 2 घंटे कर्नाटका में, इसका मतलब 11:1 के रेशियो में हम प्लेस ऑफ सप्लाई बांट सकते हैं। ऐसे होटल अकोमोडेशन की प्लेस ऑफ सप्लाई चलेगी। आप इन एग्जाम्पल्स को रीड कीजिएगा, आपको पूरी बात अच्छे से समझ